नमस्कार, आप देख रहे हैं विदर्भ बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजद कार्यालय के पास। हालांकि इस संबंध में राजद कार्यालय का कोई दृश्य नहीं नज़र आएगा जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। ये कहानी, ये दर्द उत्तर प्रदेश की है। वही उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होने जा रहा है, और वही उत्तर प्रदेश जहां योगी जी कहते हैं कि यहाँ प्रशासन की व्यवस्था बेहतर है पूरे भारत में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कहानियाँ निकल कर सामने आती है जो सुनने के बाद दिल अपने आप कहता है कि क्या ऐसी प्रशासन व्यवस्था होनी चाहिए थी यूपी में। हमारे साथ एक महिला हैं जो काफ़ी दर्द में हैं, उनसे बात करेंगे क्या और क्यों वो बिहार आ पहुंची हैं, हालांकि वो यूपी की हैं। इस पर चर्चाएं होगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, आप बिहार आई हैं, क्या कारण? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कोई हमारी खबर चलाता नहीं है, और चलाते भी हैं तो वो खुद कुछ दिन सही चला के उसके बाद में वो उन लोगों से मिल जाते हैं जो भी पार्टी है, और अधिकारी हैं तो वो तो हमारी बिल्कुल सुनते ही नहीं है वहाँ पर। क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला बताइए। मामला है 2013 में मेरे पति की हत्या कर दी थी दोनों सगे देवरों ने, और सास ससुर भी उसमें शामिल थी, और वो लोग जेल गए हैं, हाई कोर्ट से जमानत पे हैं। और राजनीतिक दबाव मान लो या कुछ भी हो, वहाँ पर की पुलिस हमें बहुत परेशान करती है। अपने भाई का हत्या उन लोगों ने कर दिया, कारण क्या था? जमीन का बंटवारा। जमीन का बंटवारा। उसके बाद वो लोगों को जेल जाना पड़ा। आपने मुकदमा दर्ज किया था? हाँ, 302 मुकदमा दर्ज हुआ। कितने साल उन लोग जेल में? वो लोग पता नहीं, ये तो नहीं पता, शायद एक साल जेल रह के हाई कोर्ट से जमानत पे हैं। अच्छा, तो अभी आप क्या मांगे? क्या वजह है जब आपके पति को मारा गया, उसके बदले में उसके एवज में वो लोग जेल भी गए, अब सरकार से या प्रशासन से क्या मांग करती हैं, क्या चाहती हैं आप? कंप्रोमाइज का इतना दबाव डालते, मारने की इतनी धमकी देते, हमें एक तो घर पे नहीं रहने देते। हम 8 साल से किराए पे रह रहे हैं। कहाँ? इटावा में। इटावा में? आपका जो अपना ससुराल हुआ वो इटावा में? नहीं, वो भरतना में है। भरतना जिला इटावा में? हाँ, जिला इटावा में किराए पे रहते हैं, और भरतना वो लोग ससुराल में रहने नहीं देते हैं वहाँ पे। और छोटी छोटी 2 लड़की हैं, एक 14 साल की, एक 11 साल की है। उसका कोई खर्चा नहीं देते वो भी बिल्कुल भी, और कंप्रोमाइज कर नहीं रहे हैं केस में, तो वो लोग ज़मीन हमें नहीं दे रहे हैं घर पर। उनका कहना है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, इस केस को ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद ज़मीन देंगे। उसके लिए भी तैयार नहीं है, ज़मीन देने के लिए तो तैयार ही नहीं है। कंप्रोमाइज के लिए दबाव डालते, लेकिन ज़मीन की कभी बात नहीं करते। ज़मीन की कभी बात नहीं करते। आपने सरकार से या वहाँ की प्रशासन से आवाज़ या सवाल किए थे? कई बार हम भूख हड़ताल पे भी बैठे। भूख हड़ताल पे भी हमें धमकी दी जाती, हम तुम्हें जेल डाल देंगे। थाने में जाते तो एक बार वहाँ पे 151 में हमारा चालान हो गया। आपका चालान हो गया था? जी। किस वजह से? यही मतलब ज़मीन थी तो उसमें मतलब हम भी कह रहे थे हमें भी उसमें फसल चाहिए, धान थे तो हमने कि हमें भी चाहिए, और पुलिस ने जैसे ही हमने बोला तो पुलिस ने वहाँ पे 151 का चालान कर दिया। का चालान काट दिया। इस बात को लेकर कभी आपने एसपी महोदय से या डीएम महोदय से ऐसी कुछ चर्चाएं उनसे हुई? 1000 एप्लीकेशन दिए होंगे अभी तक 2013 से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बस एप्लीकेशन दे के और घर पे बैठ जाओ। तो कैसे गुजारा करना चाहती हैं? क्या चाहती हैं सरकार क्या करे आपके साथ? हमने पिछली बार 2 बार तो भूख हड़ताल की है, लेकिन कोई मतलब नहीं होता। हम ये चाह रहे, हमने पिछले लॉकडाउन में किडनी बेचने की परमिशन डीएम साहब से मांगी थी। किडनी बेचने की? जी। किडनी क्यों बेचनी है? क्योंकि हमारे पास बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए कुछ है ही नहीं, और ससुराल वाले कुछ देते नहीं हैं, और नौकरी है तो इटावा में कुछ है नहीं। हम दिल्ली अगर रहे तो फिर केस की पैरवी नहीं कर पाते। तो जब किडनी बेच दीजिएगा फिर जीवित कैसे रहिएगा? फिर कैसे कर पाइएगा? कैसे लड़ पाइएगा? कैसे बच्चियों का पालन पोषण होगा? तो किडनी बेच देंगे तो उससे कुछ पैसे आएंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, उनकी शादी भी हो जाएगी। इसीलिए हम किडनी बेचने की परमिशन मांगी, लेकिन डीएम साहब ने नहीं दी। डीएम साहब ने क्या कहा था? नहीं, मना कर रहे कि डीएम हम ये नहीं दे पाएंगे तो जब डीएम ये नहीं दे पाएंगे तो आपकी बातों को क्यों नहीं सुनना चाहते डीएम? कभी आपने पूछा उनसे? कई बार बोला, लेकिन मीडिया भी उनसे पूछने गई तो वो मना कर रहे कि परमिशन तो इसकी तो नहीं मिलेगी, लेकिन ज़मीन का हमने नहीं पता। लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटती जाती है, एक से बढ़कर एक वारदात होते नज़र आ रहे हैं। कभी आसिफ हत्याकांड, कभी गोलीबारी, कभी राहुल की हत्या, कभी होटल में बेइंतहा लाशें। आज एक इटावा ज़िले से मीरा जी आई हैं बिहार। उनको एक उम्मीद है कि बिहार के पत्रकार शायद उनकी गुहार को सरकार तक पहुंचाएंगे, शायद उन्हें न्याय दिलाएंगे। आपको बता दें, इनकी पूरी घटना कुछ ऐसी थी कि 2013 में इनके हस्बैंड को, पति को, 2 सगे भाइयों ने मार दिया, जिसके एवज़ में इन्होंने केस किया था
और बदले में सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। हालांकि अभी वर्तमान वक्त में वो लोग जेल में नहीं हैं, हाई कोर्ट से बेल पर हैं और लगातार इन पर दबाव डालते हैं कि वो समझौता कर लें, केस वापस ले लें। लेकिन इनका जो अंतरात्मा है या इनकी जो विशेष आत्मा है वो कहती है कि केस ये वापस नहीं लेने वाली। हालांकि इनके पास जितने भी इनके पक्ष में ज़मीन थी सब इनसे छीन ली गई है, इन्हें खाने के लाले पड़े हुए। और अब तो ऐसा विषय बन चुका है कि इनके पास 2 बच्ची भी हैं और दोनों बच्चियों का पालन पोषण करना है। हालांकि ये डीएम साहब से मिली थी और किस वजह से मिली थी ये बताकर बहुत आश्चर्य हो रहा है और बहुत दुख भी हो रहा है। ये डीएम साहब से मिली थी, एक गुहार लगाई थी कि मेरी दोनों किडनी बेच दी जाए, बेचने पर कोई भी केस मुकदमा ना की जाए कि हम अपने बच्ची का पालन पोषण कर सकें, बच्ची का शादी कर सकते हैं। सवाल ये पूछना चाहता है बेधड़क बात, क्या यूपी सरकार इतना गिर चुकी है? क्या योगी जी के राज में ये सब भी चलता है क्या? एक महिला जो पहले अपने पति को खो चुकी है और अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए अपने किडनी को बेचने पर मजबूर है, क्या इस प्रकार योगी जी वहाँ वही लूट रहे थे? क्या इस प्रकार यूपी में प्रशासन व्यवस्था की बड़ाई कर रहे थे? आखिर इनको हक क्यों नहीं मिल रहा है? ये सीधा सवाल इटावा के डीएम साहब से भी है और एसपी महोदय से भी है और लगातार इस मुहिम को बेधड़क बात चलाने का काम करेगा और लगातार इटावा की धरती पर पहुंचकर भी ये सवाल पूछने का काम करेगा कि आखिर योगी जी ने क्यों सताया है, आखिर इटावा में इनको क्यों इंसाफ नहीं मिला, आखिर इनके हस्बैंड के मर्डरर आज क्यों बाहर हैं और क्यों इन पर लगातार जुर्म ढा रहे हैं। बेधड़क बात देखने के लिए धन्यवाद।